माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वर्ल्ड कप क्रिकेट का आगमन हो गया है। थोड़ा मैच पर कम ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर ज़्यादा। मैच तो पूरा ज़िंदगी लगा हुआ है। चलिए मज़े कीजिए इधर भी वोल्केनोस एंड वोल्केनिक लैंडस्केप पढ़कर। ठीक है, इसमें हमने टॉपिक कवर किया है कि वोल्केनोस क्या होता है, वोल्केनिज्म क्या चीज़ है, कॉजेज ऑफ वोल्केनिक एरप्शन क्या है, फिर वोल्केनिज्म से निःसृत पदार्थ क्या क्या होते हैं, मतलब इससे निकलते क्या क्या हैं पदार्थ। तो ज्वालामुखी के अंग क्या हैं, यहाँ फिगर में मैंने बतलाया है, सारा कुछ बतलाऊंगा आपको। ज्वालामुखी के अंग, इसके बाद ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या हैं। अच्छा, मैंने ऊपर भी लिख दिया है कॉजेज ऑफ वोल्केनिक एरप्शन। ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं, तो एक्टिव वोल्केनोस, डोरमेंट वोल्केनोस, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। टॉपिक में हमने ऐड किया है इसका पूरा वोल्केनिक लैंडस्केप्स, जिसमें ऐश और सिंडर कौन है, सेकेंड एसिड लावा कोन और डोम क्या होता है, बेसिक लावा कोन या फिर लावा सिल्ट क्या होता है, कोनिन कोन क्या है, कंपोजिट कोन क्या है, कैल्डेरा क्या है, क्रेटर क्या होता है, वोल्केनिक प्लग क्या होता है, क्रेटर लेक, वोल्केनिक माउंटेन्स, लावा प्लेट्यूज क्या होते हैं, ज्वालामुखी तथा मानव, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, मतलब ज्वालामुखी से मानव को क्या लाभ और क्या हानि होता है। और इसके बाद मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस दूंगा, बताऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए कि अगर हम साधारण व्यक्ति की बात करें तो प्रायः ज्वालामुखी के प्रकट होने का क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया मतलब वोल्केनोज, मैकेनिज्म ऑफ वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी समान अर्थ रखते हैं, परंतु जियोलॉजी में इनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है, उस छिद्र या उस दरार से होता है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकला करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ज्वालामुखी का संबंध केवल उस छिद्र से होता है जिससे होकर लावा आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के बाहर प्रकट होने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी की परिभाषा अगर करें तो कह सकते हैं कि ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। तो ये तो हुई बच्चों वाली बात। अगर थोड़े बड़ों की बात करें तो उल्ड्रिच एंड मॉर्गन ने कहा है कि द टर्म volcanicity covers all those processes in which molten rock material or magma rises into the crust or is poured out on its surface there to solidify as a crystalline or semi-crystalline rock। इसको अपने शब्दों में हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, सम्मिलित की जा सकती हैं। तो वार्सेस्टर ने दूसरी तरफ कहा कि वोल्केनिज्म, उन्होंने वोल्केनिज्म को परिभाषित किया और कहा कि वोल्केनिज्म इंक्लूड्स ऑल फेनोमिना कनेक्टेड विथ मूवमेंट ऑफ हीटेड मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर टू और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब यह है कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए कि अगर हम कॉजेज ऑफ वोल्केनिक एरप्शन देखते हैं कि अगर ये होता क्यों है, तो इसमें देखिए क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार के कारणों के संबंध में हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। इसका कारण यह है कि ज्वालामुखी का जन्म पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है
जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। अतः इसके कारण को ढूंढने के लिए हमें बाहरी तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है। इन बाहरी तथ्यों के आधार पर जिन कारणों का पता चलता है वो क्या क्या है, सो मैं बतला रहा हूँ। फर्स्ट है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। हम सब जानते हैं द लोअर यू गो हॉटर यू फाइंड। तो भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, भूगर्भ में अत्यधिक तापमान पाया जाता है। यह उच्च तापमान वहाँ पर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन, रासायनिक परिक्रमों तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है। मतलब प्रेशर और आंतरिक भाग में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका विखंडन और वियोजन से वहाँ इतना ताप उत्पन्न होता है। साधारणतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कितने मीटर पर? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये अच्छा है। इस प्रकार अधिक गहराई पर पदार्थ पिघल जाता है और भूतल के कमजोर भागों को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो पहला कॉज तो ये हो गया। पहला कॉज क्या हो गया? भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना। सेकंड है कमजोर भूभागों का होना। बिल्कुल, आखिर ज्वालामुखी हर जगह क्यों नहीं होता है? तो जहाँ पर भी कमज़ोर भाग होता है क्रस्ट का, वही पार्ट तोड़ करके मैग्मा बाहर आता है। तो हो गया, सेकंड पॉइंट बन जाएगा आपका कमज़ोर भूभागों का होना। इसको एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा? तो ज्वालामुखी उद्गार के लिए कमज़ोर भूभागों का होना अति आवश्यक है। ज्वालामुखी का लावा कमज़ोर भूभागों को ही तोड़कर धरातल पे आता है। ज्वालामुखी पर्वतों का विश्व वितरण देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि संसार के कमजोर भूभागों से इसका निकट का संबंध है। तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह और एंडीज पर्वत के क्षेत्र इस तथ्य का बढ़िया से प्रमाण देते हैं आपको। ठीक है। उसी तरह से तीसरा कॉज आपका बनेगा गैसों की उत्पत्ति। ज्वालामुखी उद्गार के लिए गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है। गैसों में जलवाष्प सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वर्षा का जल भूपटल की दरारों तथा रंध्रों मतलब छेदों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है और वहां पर अधिक तापमान के कारण जलवाष्प में परिवर्तन हो जाता है। समुद्र तट के निकट समुद्री तल भी रिस कर नीचे की ओर चला जाता है। कॉमन सी बातें हैं। और जलवाष्प बन जाता है। जब जल से जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन तथा दबाव बहुत बढ़ जाता है। क्लियर? जब जल से स्टीम बनता है, जलवाष्प बनता है, तो उसका आयतन तथा दबाव बहुत बढ़ जाता है। अतः वह भूतल पर कोई कमजोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है। इसे ज्वालामुखी विस्फोट या वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं। क्लियर? फिर आता है चौथा कॉज है भूकंप। भूकंप से भूपृष्ठ में विकार आ जाता है और भ्रंश पड़ जाते हैं, मतलब फॉल्ट पड़ जाते हैं। इन भ्रंशों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा धरातल पे आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो कॉजेस क्लियर। फिर है जब विस्फोट हो जाता है तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मतलब मटेरियल इजेक्टेड बाय वोल्केनोज। मटेरियल इजेक्टेड बाय वोल्केनोज। तो फर्स्ट है कि गैस निकलता है, दूसरा तरल पदार्थ निकलता है, तीसरा ठोस पदार्थ भी निकलता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ या इजेक्टेड पार्टिकल्स, मटेरियल्स। तो पहला है गैस। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनमें बहुत ही प्रज्वलित गैसें मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड व कार्बन डाइसल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S व कार्बन डाइसल्फाइड तथा अन्य गैसें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl एवं अमोनिया क्लोराइड भी निकलती है। गैसों में जलवाष्प का महत्व सबसे अधिक है।
पहले भी हमने पढ़ा था, समझा था। तो गैसों में जलवाष्प का महत्व सबसे अधिक है। ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले गैसों में 60 से 90% अंश जलवाष्प का ही होता है। तो जलवाष्प वायुमंडल के संपर्क में आते ही ठंडा हो जाता है और मूसलाधार वर्षा कराता है। ये गैसेस हो गए आपको मटेरियल इजेक्टेड बाय वोल्केनोज से। सेकंड हम कह सकते हैं तरल पदार्थ। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। यह बहुत ही गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावे का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस प्रकार लावे के साथ जल भी निकलता है। लावे की गति उसकी रासायनिक संरचना तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करता है। इसकी गति अधिकतर धीमी होती है, परंतु कभी कभी यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी बढ़ता है। जब लावा अधिक तरल हो, ज़्यादा मोल्टेन हो तथा भूमि का ढाल अति तीव्र हो तो वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी बहता है। देख रहे हैं, सारा एटमॉस्फेयर वो तैयार कर रहा है वोल्केनोज का, और बता रहा है कि कितना ज़्यादा ये एक्टिव है। फिर है आपका तीसरा ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ क्या निकलता है ज्वालामुखी से? देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के समय गैसों तथा तरल पदार्थों के साथ साथ ठोस पदार्थ भी मान लीजिए कि बहुत ही बड़े मात्रा में निकलते हैं। ये बारीक धूल कणों तथा राख से लेकर कई टन भार वाले शिलाखंड होते हैं। जैसे मटर के दाने जितने शिलाखंड को लैपली LAPILLUS लैपलिस कहते हैं तथा 6-7 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक के व्यास वाले, व्यास समझ रहे हैं, डबल ऑफ रेडियस, मीटर व्यास वाले शिलाखंडों को ज्वालामुखी बॉम्ब, वॉल्केनिक बॉम्ब कहते हैं। कभी कभी बहुत छोटे छोटे नुकीले शिलाखंड लावा से चिपककर काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। उन्हें ज्वालामुखी संकोणस्म मतलब वॉल्केनिक ब्रीसिया कहते हैं। ठीक है, फिर अगला पार्ट आ जाता है ज्वालामुखी के अंग। ज्वालामुखी के अंग को समझिए। तो जैसे कि मैंने एक ज्वालामुखी का बना दिया है ये फिगर, इसका जो अपर पार्ट है ये वोल्केनिक कॉन कहलाता है। ठीक है, जिससे होकर के मैग्मा, देखिए ये मैग्मा है, जिससे होकर के मैग्मा बाहर निःसृत होता है उसको वोल्केनिक पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनिक पाइप कहते हैं। और जो अपर पार्ट है इसको क्रेटर कहते हैं। कई बार क्रेटर में पानी जम जाता है तो इसको क्रेटर लेक कहते हैं। ठीक है, ये जो पाइप है इसको वेंट कहते हैं, और पाइप का लगभग अपर वाला पार्ट जो है ये नेक कहलाता है। क्लियर है? तो ये वोल्केनो के अंग हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्वालामुखी उद्गार के कारण। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण हैं जो कि हमने कॉजेज ऑफ वोल्केनिक एरप्शन में ये क्रिया कर दिया, ये बता दिया है अच्छे से। फिर है ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के प्रकार में देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनोस, सेकंड है डॉर्मेंट वोल्केनोस और थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। इसको बारी बारी से समझिए। तो ज्वालामुखी के प्रकार में फर्स्ट हो गया सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनोस। एक्चुअली क्या है ये? इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता है, और उद्भेदन लगातार होता ही रहता है। इसका मुख सर्वदा खुला रहता है। क्यों खुला रहता है? क्योंकि विस्फोट हमेशा होता रहता है, उद्भेदन हमेशा होता रहता है, और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, खास करके आप इससे ही बढ़िया बोल सकते हैं कि जब हमने बताया था कॉजेज ऑफ वोल्केनिक एरप्शन, और इससे निःसृत पदार्थ
तो निश्चित पदार्थ हमने डिटेल में बताया है, आप उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्टिव वॉल्केनो से ये निश्चित पदार्थ बराबर निकलते रहते हैं, जैसे गैसें हैं, तरल पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं। ठोस पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ निकलते हैं, गैसेज में क्या क्या निकलते हैं, तरल पदार्थ में क्या क्या निकलते हैं। ठीक है, तो इटली में पाया जाने वाला एटना ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है, जो कि 2500 वर्षों से, मतलब 2500 ईयर से सक्रिय हैं। सिसिली द्वीप का अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी प्रत्येक 15 मिनट के बाद फटता है और भूमध्य सागर का प्रकाश मीनार कहलाता है। कौन सा प्रकाश मीनार कहलाता है? अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कहाँ है ये? सिसिली द्वीप पर है। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का एक छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल मैंने दे दिया। सेकंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको हम डोरमेंट वॉल्केनोज भी कहते हैं। तो डोरमेंट वॉल्केनोज में देखिए कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ होता, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जन जन की अपार क्षति होती है। इसके मुख से गैसें तथा वाष्प निकला करती हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी कई वर्ष तक प्रसुप्त रहने के पश्चात सन 1931 में अचानक फूट पड़ा, जो इसका प्रमुख उदाहरण है। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी देर रुकूंगा, शायद कुछ दिखाने में, शो करने में कमी रह गई है। तो देखिए, ज्वालामुखी ये है, ज्वालामुखी के अंग हैं। इसमें जो आउटर पार्ट है वो वोल्केनिक कॉन कहलाता है, जिसको हम खुली आंखों से देख पाते हैं। फिर है ये देखिए वोल्केनिक पाइप है, जो अंदर से, ये जो वोल्केनिक पाइप है जिससे मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, अपर पार्ट है क्रेटर है। कभी कभी क्रेटर में, मुख में जब ये पानी जम जाता है तो क्रेटर लेक का निर्माण करता है। ठीक है, जो अपर पार्ट है ये, इसको नेक भी कहते हैं, वोल्केनिक नेक भी कहते हैं। क्लियर? अब चलिए वापस आते हैं फिर से। तो हमने प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनोज को एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड है विलुप्त ज्वालामुखी, मतलब एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज में ये कह सकते हैं आप कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। इसका मुख मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में झील के रूप में बदल जाता है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे भी उग आते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल में कि म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी, जो कि जावा तथा सुमात्रा के बीच सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है, इस द्वीप में सन 1883 में विस्फोट ने पर्वत शिखर उड़ा दिया। विस्फोट से 15 मीटर ऊंची ज्वार तरंगों का जन्म हुआ। वेस्टर्न जावा में 36,000 लोगों की जानें गई थी। ज्वालामुखी से निकली धूल, राख और धुआं 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में उठे। इससे निकला लावा भी 800 मीटर तक ऊपर उठा था। फिर देखिए वॉल्केनिक लैंडस्केप, ज्वालामुखी भूदृश्य, मतलब ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित आकृतियाँ। तो फर्स्ट है हमारा ऐश और सिंडर कोन। ऐश और सिंडर कोन, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राख अथवा सिंडर शंकु। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे कि निकास के बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ये देखने में राख के समान होता है। इस प्रकार विस्फोटीय ज्वालामुखी द्वारा जमा की गई राख तथा अंगार से बनने वाले
शंकुआकार आकृति को राख अथवा सिंडर शंकु कहते हैं। क्लियर? ये अपनी रचना में पूर्ण शंकु होते हैं, परंतु इनकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। इनके किनारे अवतल शेप धारण किए हुए रहते हैं, जैसे कि कॉनकेव कहते हैं इनको इंग्लिश में, तो कनकेव धारण किए हुए होते हैं। ऐसे शंकु हवाई द्वीप में अधिक पाए जाते हैं। हवाई द्वीप समझ रहे हैं, पैसिफिक ओशन में है, और ये यूएसए का 49th स्टेट कहा जाता है। देखिए, इसका अगर फिगर हम समझें तो बड़ा आसान फिगर है। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, नंबरिंग हम देते चलेंगे। ऐश और सिंडर कोन हमारा नंबर 1 वोल्केनिक लैंडस्केप था, तो इसको हमने दे दिया 1। और इसका फिगर बहुत इजी है। जैसे कि हम बनाएंगे इसको ऐसे, एक सिंपल वोल्केनो बना करके यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डाउन कर देंगे, इसको डाउन कर देंगे, दोनों मिला देंगे, राइट। और ये बीच का जो है हमारा ये पाइप है, इस पाइप से क्या निकलता है? मैग्मा। बस इन्हीं के पैरेलल लाइंस खींच देंगे और इस तरह से हमारा ये क्या तैयार हुआ? सिंडर शंकु। इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा डीप दिखला देंगे। डीप दिखलाने का मतलब है कि इससे मैग्मा हमारा निकल रहा है। क्लियर? वही चीज इधर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट मतलब ऐश और सिंडर कॉन, राइट। अब सेकंड देखेंगे हम। पहले हम बतला देते हैं आपको कि मैं क्या बतला रहा हूं। मैं बतला रहा हूं एसिड लावा कोन और डोम, राइट। तो एसिड लावा कोन और डोम अर्थात अम्ल लावा शंकु अथवा गुंबद। इसके पहले भी 1-2 क्लासेस में हमने चर्चा की थी कि अम्ल लावा शंकु या अम्लीय चट्टान वो चट्टान होते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होगा? जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो अगर निःसृत होता है, निकलता है, तो पाइप से निकलता है तो वो देर से जमेगा। तो इसका निर्माण अम्ल लावा से होता है। इस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अतः यह काफ़ी गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है। इस प्रकार यह ज्वालामुखी से निकलने के तुरंत बाद इसके मुख के आसपास जमा हो जाता है और तीव्र ढाल वाले गुंबद का निर्माण कर देता है। इटली में स्ट्रोम्बोली तथा फ्रांस में पाई डी डोम, इसको हम लिख सकते हैं PUYD डोम। ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो कौन कौन हो गए? इटली में स्ट्रोम्बोली तथा फ्रांस के पाई डी डोम। इसका शेप भी बड़ा प्यारा है। देखिए, बीच में आप क्या कीजिए कि वही पाइप बना दीजिए, ठीक है। ये पहला काम कीजिए और इसके तरफ ऐसे आप डायनेमिक्स आपने शायद पढ़ा हो तो इसको आप ऐसे बना दीजिए। ये फिगर है आपका बन रहा है किसका? एसिड लावा कोन और डोम का। ठीक है, इसको आप कलर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका बन गया एसिड लावा कोन का या डोम का
जिसका एग्जाम्पल हमने स्ट्रोम्बोली तथा फ्रांस का पाइडी डोम दिया था। ठीक है। थर्ड हमारा है टॉपिक बेसिक लावा कोन और लावा शिल्ड। राइट, तो इसको पैठिक लावा शंकु अथवा लावा शिल्ड भी कहते हैं। तो पैठिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, जस्ट अपोजिट टू एसिड लावा कोन और डोम। तो इसमें क्या होता है, पैठिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है और यह अम्ल लावा की अपेक्षा अधिक तरल तथा पतला होता है, इसलिए यह दूर दूर तक फैल जाता है और कम ऊंचाई तथा मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। हवाई द्वीप का मोना लोआ शंकु इसका उत्तम उदाहरण है। इसको ही बनाना बहुत आसान है। देखिए क्या कीजिए कि मैं बस बनाने के लिए सिखा रहा हूं। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दीजिए, खींच दिया आपने। ये वो जगह है जिससे लावा निकलता है और बस इसको आप इधर से खींचिए, इधर से ऐसे करके फिर वापस इसे मिला दीजिए। इसको कलरिंग कर दीजिए आप, और इस तरह से ये आपका तैयार हो गया पैठिक लावा शंकु अथवा लावा शिल्ड। इसको नंबरिंग मैंने क्या दिया था, थर्ड, आप थर्ड दे दीजिए। नेक्स्ट हम बनाएंगे फोर्थ। फोर्थ में आता है कोन इन कोन। जैसा कि ये सुनने में लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। कोन इन कोन मतलब संकुस्थ शंकु। संकुस्थ शंकु का मतलब ये होता है कि शंकुओं में एक शंकु। तो इन शंकुओं को नेस्टेड कोन भी कहते हैं। नेस्टेड कोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेस्ट की तरह दिखने वाला है, घोंसले की तरह दिखता है। प्रायः एक शंकु के अंदर ही एक अन्य शंकु बन जाता है। ऐसे शंकुओं में विसुवियस का शंकु सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। विसुवियस कहाँ है, इटली में। इसका भी देखिए शंकु बनाना बहुत आसान है। क्या कीजिए कि सबसे पहले एक अर्धवृत्ताकार ये खींच दीजिए, इसके अंदर शंकु बना दीजिए। ठीक है, एक शंकु बना दीजिए। थोड़ा कलर का इसका यूज़ कीजिएगा यहाँ पर। ये शंकु आपने बना दिया और एक बड़ा शंकु ये हो गया। और इस तरह से आपका शंकु में शंकु तैयार हो गया। ये कुल मिलाकर देखने में इस पर फोकस कीजिए तो ये लगेगा नेस्टेड कोन, इसलिए इसको नेस्टेड कोन की संज्ञा भी दी जाती है। राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पांचवा क्या है, पांचवा हमने दिया है कंपोजिट कोन का, मतलब मिश्रित शंकु का। कौन सा, मिश्रित शंकु का, कंपोजिट कोन। जैसा कि सुनने में ये लग रहा है कि लगता है इसमें कई तरह के कोन को मिला दिया गया है, तो ये कंपोजिट कोन बन गया है, मिश्रित शंकु बन गया है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सबसे ऊंचे और बड़े शंकु होते हैं। इनका निर्माण लावा, राख तथा अन्य ज्वालामुखी पदार्थों के बारी बारी जमा होने से होता है। यह जमाव समानांतर परतों में होती है, समानांतर परतों में होती है। इसकी ढलानों पर अन्य कई छोटे छोटे कोण बन जाते हैं, जिन्हें परजीवी शंकु या पैरासाइट कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट कोन कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा, यूएस का रास्ता, रेनियर और हुड। कौन कौन, यूएसए का रास्ता, रेनियर और हुड, जबकि फिलीपाइंस का मेयान, अलास्का का एजकॉम्ब तथा इटली का स्ट्रोम्बोली मिश्रित शंकु के मुख्य उदाहरण हैं। हालांकि देखिए मैंने यूएसए का 3 बताया, रास्ता, रेनियर और हुड, और उसमें अलास्का को हमने अलग से बता दिया। जबकि अलास्का है सो हम यूएस का 50th स्टेट है, लास्ट 50th स्टेट। अलास्का का एजकॉम्ब तथा इटली का स्ट्रोम्बोली मिश्रित शंकु के
प्रमुख उदाहरण हैं। ये भी देखिए बड़ा इजी है समझना इसको। अगर मान लीजिए कि ये बना दीजिए आउटर शंकु, यहाँ से पाइप बना दीजिए, यहाँ पर मैग्मा शो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से एज्यूम कीजिए कि ज़मीन फटा, और कुछ लावा कुछ मैग्मा इधर भी निकले, और यहाँ पर देखिए शंकु बन रहा है। इसके लावा हैं सो ऐसे जम रहे हैं, और ये कंपोजिट है। इसके लाइन्स ऐसे पैरेलल्स मिलेंगे, पैरेलल्स आपके इनके जमाव मिलेंगे। इस तरह से इनका डिपोजिशन मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इनका निर्माण लावा, राख तथा अन्य ज्वालामुखी पदार्थों के बारी बारी जमा होने से होता है। यह जमाव समानांतर परतों में होता है। बस आप इनको एक एक छोड़ करके थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, एक गैप छोड़ दीजिए, फिर इनको ऐसे भर दीजिए, राइट। और यहाँ पर से मैग्मा को निकालते हुए थोड़ा दिखला दीजिए डोम बनाकर। ये हो गया आपका कंपोजिट, राइट। किसी बुक के हेल्प से आप बना सकते हैं, बढ़िया फिगर बना सकते हैं। हम लोग तो समझते हैं, समझाते हैं उसी तरीके से। वो सॉरी आपको ये दिखा नहीं ना, देख लीजिए। ये हुआ आपका कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन में जैसे कि आउटर कोन ये आपका बना, जो हम देख पाते हैं खुली आंखों से। फिर उसके बाद इसके पैरेलल जो कोन बना वो ये सब है, राइट। नीचे मैग्मा हमने शो किया है, मैग्मा जो कि इस पाइप से निकला। ऊपर में एक शंकु बनाया, और इसके अलावा इधर शंकु बनाया। ये कंपोजिट शंकु बना रहा है। शंकु बनाया, ये है सो लावा जमा रहा है। ये है कंपोजिट शंकु। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अलग से अगर कॉपी बनाते हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो उसमें ज़रूर कीजिए कि जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का रास्ता रेनियर हुड, फिलिपाइन का म्यान, अलास्का का एजकॉम तथा इटली का स्ट्रोम्बोली मिश्रित शंकु के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काल्डेरा। काल्डेरा स्पेन की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कड़ाहा, मतलब कि बड़ी सी कड़ाही। तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाने से या क्रेटर के धंस जाने से काल्डेरा का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान का आसो है। कौन है? जो सबसे बड़ा काल्डेरा है वो जापान का क्या है? आसो। कहाँ? जापान का। जैसे कि इसका विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान में है, और इसका जो परिधि है, परिधि का मतलब समझते हैं, ये जो अगर मान लीजिए कि वृत्त है तो यहाँ A to A ये पूरा, ये परिधि कहलाता, पेरीमीटर। तो इसकी परिधि 112 किलोमीटर तथा अधिकतम चौड़ाई 27 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
काल्डेरा। काल्डेरा में क्या होता है कि जैसे कि ये शंकु है, ये शंकु है, सिंपल अगर लैंग्वेज में इसको समझें ये, तो ये जो पार्ट है वो क्रेटर है, लेकिन यही जब फटता है और धंस जाता है तो इसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाती है। इससे ये क्या है, बिगर है ना, बिगर। ये काल्डेरा हो गया, ये क्रेटर हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी डॉट, ज्वालामुखी डॉट या प्लग, वोल्केनिक प्लग। ज्वालामुखी डॉट का निर्माण ज्वालामुखी के शांत हो जाने पर उसके छिद्र में लावा भर जाने से होता है। ज्वालामुखी शंकु के अपरदन के बाद यह डॉट स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के डॉट हवाई आइलैंड में अनेक स्थानों पर मिल जाएगा आपको। कभी कभी इसे ज्वालामुखी ग्रीवा या मतलब कि वोल्केनिक नेक भी कहा जाता है। ज्वालामुखी ग्रीवा का व्यास 300 से 600 मीटर तक होता है। व्यास मतलब डबल ऑफ रेडियस। ज्वालामुखी ग्रीवा का व्यास 300 से 600 मीटर तक होता है। यूएसए के वाइमिंग स्टेट में डेविल टावर DEVIL, डेविल टावर इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। ठीक है, इसका भी शेप आपको समझा देता हूँ कैसा होता है। सबसे सिंपल शेप तो मुझे यही लगता है इसी का बनाना। ये हमेशा की तरह आप इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे और इससे आप निकाल देंगे। ये मैग्मा है। ये डॉट जो आप देख रहे हैं ना, ये ज्वालामुखी डॉट या प्लग है। फिर है आपका क्रेटर लेक। क्रेटर लेक में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए क्रेटर है, काल्डेरा है, तो ये क्रेटर में कभी कभी बारिश का पानी आके जम जाता है, तो ये क्रेटर लेक का लुक देता है। इसको हम क्या कहेंगे कि ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर एक क्रेटर होता है जिसका आकार फनल जैसा होता है, जैसा आप देख रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है, इससे एक झील का निर्माण होता है। इसे क्रेटर लेक कहते हैं। नॉर्दर्न सुमात्रा की लेक तोबा मतलब कि लेक हो गया TOBA, तोबा विश्व की विशालतम झीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 1900 स्क्वायर किलोमीटर 1900 स्क्वायर किलोमीटर है। यूएसए में ऑरेगन की क्रेटर झील, क्रेटर लेक ऑफ ऑरेगन, तथा आइसलैंड में ओस्क जुएटन तो ओस्क जुएटन मतलब कि OSKJUATON, ओस्क जुएटन अन्य प्रसिद्ध क्रेटर झीलों में है। महाराष्ट्र की लोनार झील भी इसी प्रकार की बनी है। क्लियर? नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। जब ज्वालामुखी उद्गार से शंकु अथवा शंकु ही कहिए, जब ज्वालामुखी उद्गार से शंकु बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं, वे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के पर्वत इटली, जापान तथा अलास्का में पाए जाते हैं। जापान का फ्यूजियामा सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। ये 9th टॉपिक था। 10th है हमारा लावा पठार। ज्वालामुखी विस्फोट से अल्पसिलिक लावा निकलने पर विस्तृत पठारों का निर्माण होता है। भारत का अल्पसिलिक मतलब
लगभग पैठिक कह सकते हैं। भारत का दक्षिणी पठार डेकान प्लेटो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। संयुक्त अमेरिका का कोलंबिया पठार इसका एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। लावा पठारों का वितरण वगैरह सब आपको मैं बता दूंगा या बता भी दिया इसमें बहुत कुछ इस एग्जाम्पल में। तो एक चीज़ आपने देखा है कि जितने भी ज्वालामुखी पठार होते हैं वहाँ की मिट्टियाँ हैं सो पैठिक होती हैं, बेसिक होती हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आती हैं मृदा में, खास करके जब मृदा पढ़ेंगे आप, सॉइल पढ़ेंगे कि यहाँ की मिट्टी है, जैसे रांची के पठार की मिट्टी है, तो उस मिट्टी को सुधारने के लिए, उसके हालात को सुधारने के लिए हम कौन से खाद डालना पसंद करते हैं, कौन से मैन्योर डालते हैं, कैसे उसको हम नॉर्मल मिट्टी बनाते हैं। तो सिंपल सा लॉ है कि एस्टिक मिट्टी में हम क्या डालते हैं और बेसिक मिट्टी में क्या डालते हैं। अगर हम ये याद रखें तो हम इस चीज़ को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे लैंडस्केप। अब हम कर रहे हैं ज्वालामुखी तथा मानव में संबंध, क्या लाभ क्या हानि। तो भूगर्भ के रहस्य का ज्ञान दिलाने वाली ज्वालामुखी स्वयं मानव के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। ज्वालामुखी मानव के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इससे मानव को लाभ तथा हानि दोनों ही होते हैं। लाभ क्या है? ज्वालामुखी से मानव को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। क्या लिखेंगे हम इसमें? लिखेंगे कि ये भूगर्भ में बने हुए बहुत ही उच्च दाब को बाहर निकालने में सहायता देते हैं। ऑब्वियस है, कन्वेक्टिव करंट के थ्रू मैग्मा को निकालने में मदद करते हैं। भूगर्भ में अत्यधिक दबाव बन जाने से पृथ्वी के आंतरिक भागों में बड़े पैमाने पर हलचल हो सकती है और बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे लिए प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में सुरक्षा वाल्व के बिना, जिसको हम सीटी बोलते हैं, अधिक दबाव बढ़ने से उसके फटने का डर रहता है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी के बिना पृथ्वी के आंतरिक दबाव से विनाश लीला हो सकती है। सेकंड, क्या इसमें हम बोल सकते हैं? इसमें बोल सकते हैं कि इनसे भूगर्भ की स्थिति का ज्ञान होता है। थर्ड, हम क्या बोल सकते हैं? लावा से बनी काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें कपास, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, ये सब सारे बड़े अच्छे तरीके से ये फसल काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। डेकान प्लेटो जो कि भारत में है तथा यूएसए के वानसीगटन प्रदेश की मिट्टियाँ लावा से ही बनी हैं। इस वजह से यहाँ पर गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, कपास वगैरह की खेती अच्छी होती है। फिर हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्भेदनों से सोना, चांदी, तांबा बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहेंगे? ज्वालामुखी प्रदेशों में गर्म जल के चश्मे मिलते हैं, जिनसे गंधक प्राप्त होती है तथा चर्म रोगों का इलाज होता है। आयरलैंड में ये चश्मे वस्त्र धोने तथा भोजन पकाने के लिए प्रयोग में भी आते हैं। क्लियर? अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। आइसलैंड, लोकेशन को ध्यान में रखिए, इटली तथा न्यूजीलैंड में इस विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आइसलैंड हो गया आपका और इटली हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, न्यूजीलैंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। ज्वालामुखी क्षेत्रों में बहुत से दर्शनीय स्थान विकसित हो जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एटना तथा अरारात क्षेत्र विश्व के अति सुंदर तथा मनमोहक स्थानों में गिने जाते हैं। राइट? फिर है कि लावा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। आग्नेय चट्टानों से ही अन्य चट्टानें बनती हैं। यदि आग्नेय चट्टान ना हो तो परतदार चट्टान भी मुश्किल, परतदार चट्टान मुश्किल तो कायांतरित चट्टान भी मुश्किल। एक बार आपको चट्टानों का जीवन चक्र भी बतलाया था मैंने एक क्लास में, नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको पढ़िए, बहुत ही शानदार टॉपिक बनाया है, उसको मैंने दिया है और काफ़ी व्यूज़ हैं उनके। फिर देखिए आपके शांत ज्वालामुखी के विदर में वर्षा का जल भर जाने से क्रेटर झील बन जाती है, जो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। हालांकि बहुत कम इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन चलिए, यह है मिस्र की नील नदी विक्टोरिया नामक ऐसी ही एक झील से निकलती है। मिस्र, जिसको हम नील नदी का देन भी कहते हैं।
लेकिन हानियाँ भी इसके बहुत हैं। तो पहली हानि में हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट प्रायः बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इनसे जन धन की अपार हानि होती है। 1993 की बात करें, 1993 की, तो मैक्सिको का एक ज्वालामुखी पहले साल अनुमानतः 4 लाख टन प्रतिदिन की दर से लावा को बाहर की ओर उगलता रहा। 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उजाड़ बना दिया और काफ़ी क्षति पहुंचाई। इससे प्राचीन सभ्यता भी नष्ट होती है। विसुवियस उद्भेदन से पेम्पियाई और हरकुलेनियन नगर क्षण भर में लावे के नीचे आकर दब गया। और आप जानते हैं कि पेम्पियाई और हरकुलेनियन ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। सेकंड है, इसको हम बोल सकते हैं कि इनमें भूकंप आते हैं जो काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक कृषि का विनाश हो जाता है। समुद्र की तलछटी पर विस्फोट होने से मछलियां मर जाती हैं। भाई मछलियां मर जाती हैं, इसको हम बहुत छोटी सी बात तो नहीं मान सकते ना। यह आर्थिक क्षति है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे वायुमंडल का प्रदूषण होता है। साथ साथ भूमंडल के मानचित्र का क्षण भर में परिवर्तन हो जाता है। कराकटवा द्वीप पर हुए ज्वालामुखी उद्भेदन से इस द्वीप का अस्तित्व ही मिट गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ज्वालामुखी का वितरण भी आपको मैं बताऊंगा। एक नज़र आप इसमें आप जरूर डालेंगे कि विश्व के ज्वालामुखी का वितरण देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह वितरण किसी विशेष क्रम के अनुसार ही हुआ है। अधिकांश ज्वालामुखी समुद्री तट के निकट अथवा द्वीपों पर स्थित हैं, क्योंकि इन भागों में समुद्री जल के भूगर्भ में पहुंचने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इनका दूसरा प्रमुख क्षेत्र न्यू फोल्ड माउंटेन पर्वतों का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में पर्वत निर्माणकारी हलचलों के कारण बड़े जो फोल्ड्स हैं वो होते रहते हैं और ज़मीन है सो पतला और दुर्बल हो जाता है। सन 1500 की बात है, कुल 486 सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। यदि प्राचीन काल में हुए कुछ विस्फोटों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो सक्रिय ज्वालामुखियों की कुल संख्या 522 हो जाती है। चलिए इनको पेटियों में हम अध्ययन करते हैं। जो प्रथम पेटी है ज्वालामुखी की, इसको हम प्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। यह पेटी ज्वालामुखी की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। इसमें 403 मतलब 403 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह एक विस्तृत पेटी है जिसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस पेटी का विस्तार पूर्वी तट पर दक्षिणी अमेरिका के अंतरीप जो है, जिसको मतलब हॉर्न भी कहते हैं, हॉर्न से लेकर के उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक है। पश्चिमी तट पर इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट के साथ साथ है। यहाँ एक पेटी क्यूराइल आइलैंड आप समझ रहे हैं, ये जापान के नॉर्थ में है। यहाँ यह पेटी क्यूराइल द्वीप समूह, जापान, फिलीपाइंस तथा पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। यह हो गई प्रशांत महासागरीय पेटी को मैंने कलेक्ट करके बताया ये कहाँ कहाँ है। सेकंड है मध्य विश्व पेटी, जिसको हम मिड वर्ल्ड बेल्ट कहते हैं। यह पेटी यूरोप तथा एशिया के मध्यवर्ती भाग में आल्प्स तथा हिमालय पर्वत के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। यह मैडीरा और कनारी द्वीप समूह से आरंभ होकर भूमध्य सागर, काकेशस, आर्मीनिया, ईरान, बलूचिस्तान से होती हुई हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। हिमालय को पार करके यह यूनान, म्यांमार, अंडमान और इंडोनेशिया तक चली गई है। चलिए मैंने इतना बोल तो दिया प्रदेश का नाम। अब प्रदेश को थोड़ा सा मैं लोकेट कर दूं तो आप समझें। जैसे कनारी द्वीप समूह, कनारी द्वीप समूह कहाँ है? कनारी द्वीप समूह आपका है अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट कनारी। फिर आपका हो गया
भूमध्य सागर आपका क्लियर है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। काकेसस और आल्प्स के ईस्ट में हो गया काकेसस। आर्मीनिया ईरान का पठार हो गया। बलूचिस्तान से होती हुई हिमालय प्रदेश में जो प्रवेश कर गया है सारा रीजन हो गया। ठीक है, आप समझ गए। अक्रॉस अफ्रीकन रिफ्ट घाटी है। फिर यह ज्वालामुखी का वितरण यदि हम बताएं तो अफ्रीकन रिफ्ट घाटी भी आती है इसमें। यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में झील क्षेत्र से लाल सागर तक होती हुई उत्तर में पैलेस्टाइन मतलब फिलिस्तीन तक फैली हुई है। इसका सबसे क्रियाशील ज्वालामुखी कैमरून पर्वत है। क्लियर। तंजानिया किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है जो रिफ्ट घाटी से बाहर है। किलिमंजारो के बारे में जानते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, बनाता है किलिमंजारो। फिर है आपका अदर एरियाज़ में क्या कहा जाए, जो बच रहा है मैं वो बोल देता हूँ। जैसे कि कुछ ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर में भी हैं। इस महासागर में केप वर्डे प्रमुख है। आइसलैंड में 20 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, एजोर्स है, सेंट हेलिना है, आदि अन्य ज्वालामुखी द्वीप हैं। सेंट हेलिना आइलैंड आप जान रहे हैं अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में है। वही हेलिना आइलैंड, सेंट हेलिना आइलैंड, जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट को एक तरह से काले पानी की सजा दी गई थी। हिंद महासागर में कोमारो, मॉरिशस, रियूनियन आदि प्रमुख ज्वालामुखी हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप में रॉस सागर के तटीय भाग पर बूस तथा टेरर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जैसा कि नाम है वैसे ही उसका काम भी है, TERROR टेरर। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबा क्लास हो गया है, मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे। कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा टुकड़े में आप अध्ययन करके इसको आप पक्का करेंगे। चलिए मैं आपसे फिर से एक नए टॉपिक, हो सकता है कि मैं वेदरिंग उठाऊं और वेदरिंग को मैं करूंगा। अपक्षय या अपक्षरण मतलब वेदरिंग। चलिए थैंक यू फॉर कोऑपरेशन डियर फ्रेंड, मिलते हैं।